आप सभी का संस्कारी वैल्यू ऑफ एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर अपना चल रहा है वह है हेलो एल्केन और उसके व्युत्पन्नों के बारे में, नामांकन के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो जो आपके हेलो एल्केन के व्युत्पन्न थे उनका नामांकन अपने पीछे वाली वीडियो में कर लिया था, और आज जो अपन करने वाले हैं वह अपना है हेलो एरीन का नामांकन। आज कौन सा है? हेलो एरीन का नामांकन। हेडिंग डाल दो, हेलो एरीन का नामांकन। जो हेलो एरीन हैं उनका नामांकन किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो दोबारा एक बार जान लीजिए कि हेलो एरीन होते क्या है। हेलो एरीन क्या होते हैं कि जो आपकी बेंजीन वलय है, या यूं कहें कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, उस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के किसी एक हाइड्रोजन का रिप्लेस यदि एक्स समूह के द्वारा कर दिया जाए, मतलब आपका ये हेलो समूह है, इस हेलो समूह के द्वारा कर दिया जाए तो वो कौन से कहलाते हैं? आपके हेलो एरीन कहलाते हैं। इसको शॉर्ट रूप में ARX के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। यहां पर AR मतलब किसका है? बेंजीन वलय से है, और X मतलब आपका हेलो समूह है। हेलो समूह कौन सा था? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इत्यादि है। इनके आधार पर अपन इसका क्या करते हैं? नामांकन करते हैं। जब भी इसका नामांकन करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, तो उसमें पहले क्या करेंगे कि जो आपका ये जो हेलो समूह है, उस हेलो समूह को प्रीफिक्स के रूप में काम में लिया जाएगा, यानी पूर्व लगन के रूप में काम में लिया जाता है। यहां पर जो हेलो समूह है, उस हेलो समूह को किस रूप में काम में लिया जाता है? प्रीफिक्स के रूप में काम में लिया जाता है, यानी पूर्व लगन के रूप में काम में लिया जाता है। जब भी इसका नाम लिखेंगे, जब भी जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो उसका नामांकन करेंगे तो किस रूप में किया जाएगा? हेलो एरीन के रूप में करेंगे। किस रूप में? हेलो एरीन। हेलो एरीन के रूप में इसका नामांकन किया जाएगा। एक तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा, इसके साथ में आपके दूसरे जो नाम होते हैं जो उसको कॉमन नेम कहते हैं। ये तो आपका कौन सा नाम, किस नाम के लिए बताया मैंने? IUPAC नामांकन से संबंधित। दूसरे जो आपका कॉमन नेम है, कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम को लिखने के लिए क्या करेंगे कि जो सामान्यतः है कॉमन नेम जब लिखते हैं तो उसको किस रूप में लिखेंगे? बेंजाइल हैलाइड के रूप में इसका नामांकन किया जाएगा, यानी पहले उसमें जो बेंजीन वलय है उसको लिखा जाएगा, और उसके बाद में उसका जो आपका जो हेलो समूह है उस हेलो समूह को लिखा जाता है। ठीक है, तो कॉमन नेम हो ज्यादा इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि आपके IUPAC नाम वाले हैं। ठीक है, तो उनको भी मैं साथ में करा दूंगा। पहले जो एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं कि इसका नामांकन कैसे लिखें। ये तो चीज समझ में आ गई होगी कि आपके एरोमेटिक यौगिक है जिसमें AR आपका किसको दर्शा रहा है? बेंजीन वलय को दर्शा रहा है। X समूह किसको दर्शा रहा है? हेलो समूह को। नामांकन जब करेंगे तो हेलो समूह को किस रूप में लिखा जाएगा? प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाएगा, और उसके बाद में जो बेंजीन वलय है उस बेंजीन वलय को यहां पर लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला उदाहरण जो सबसे सिंपल उदाहरण है उसी के द्वारा इसको करते हैं। जैसे मान लिया कि ये मेरे पास एक कंपाउंड है Cl, तो इसका नामांकन आपको देना है। तो इसका नामांकन देने के लिए इसका सामान्य जो कॉमन नेम है, कॉमन जो इसका नेम है वह है क्लोरोबेंजीन। इसका कॉमन नेम है वो क्या है? क्लोरोबेंजीन है। क्या नाम है?
क्लोरोबेंजीन, सामान्य नाम इसका क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन के नाम से इसको जाना जाता है। और इसी का यदि आप आईपीएसी नाम देखोगे तो आईपीएसी नाम में भी इसको इसी रूप में जान लिया गया है। आईपीएसी नाम है वो भी जो ये समूह है उसको इसी रूप में, जो सामान्य नामांकन इसका है उसी रूप में इसको किस रूप में जाना जाता है, आईपीएसी नाम में। तो आईपीएसी नाम भी इसका क्या है, क्लोरोबेंजीन ही है। इसका सामान्य नाम भी क्लोरोबेंजीन है और आईपीएसी नाम भी क्या जाना जाता है, क्लोरोबेंजीन ही इसका जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा देखो, अब कॉमन नेम जब आप करते हैं, ये तो एक सामान्य सा सिंपल उदाहरण हो गया, प्रारंभिक नाम हो गया, तो इसको आप अच्छी प्रकार से याद रखना कि इसको किस रूप में जाना जाता है, क्लोरोबेंजीन के रूप में। ठीक है। अब इसके अलावा और भी दूसरे इसमें क्या हो सकता है, आपके नामकरण के लिए दूसरा कोई फार्मूला आपको दिया हुआ है और उसका नामांकन पूछे तो उसके लिए आप एक चीज और याद रखना कि जैसे मान लिया ये आपका Cl है, Cl के साथ में जैसे आपको यहाँ पर एक Cl और दे दिया, या आपको यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर दिया, या यहाँ पर दिया, किसी अन्य स्थिति पर आपको कोई दूसरा समूह दे दिया, तो उसका नामांकन कैसे करें। तो उसका नामांकन करने के लिए जो आपका कॉमन नेम है, इस कॉमन नेम में 3 स्थितियां आपको याद रखनी है। जो भी आपका हेलाइड समूह लगा हुआ है, उस हेलाइड समूह को, एक हेलाइड समूह का आपको स्थिर रखना है, एक को स्थिर रखना है, और उसके बाद में अन्य जो हेलाइड है उनकी स्थिति के आधार पर उनके अलग अलग 3 नाम दिए गए हैं, जिसको ऑर्थो, मेटा और पेरा स्थिति जिसको कहा जाता है। कौन कौन स्थिति करते हैं, ऑर्थो स्थिति, मतलब कौन सी, ऑर्थो, मेटा और पेरा। इसको O के द्वारा डिफाइन करेंगे, इसको M के द्वारा और इसको P के द्वारा। अब ऑर्थो, पेरा, मेटा स्थिति क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो ऑर्थो, मेटा और पेरा हैं, ये आपके जो कॉमन नेम जब हेलो एल्केनो का लिखेंगे उसमें इनको काम में लिया जाता है। ठीक है। तो यहां पर ऑर्थो कब होगा कि यदि आप इस स्थिति को फिक्स मान लें, इसको फिक्स मान लें, उसके बाद में इसके जस्ट पास वाला ये जो कार्बन है, इसके जस्ट पास वाला ये जो कार्बन है, इस कार्बन को ऑर्थो स्थिति कहा जाता है। फर्स्ट जस्ट ये वाला जो कार्बन है, यहां पर यदि Cl लगा हुआ है तो उसको कौन सी स्थिति कहेंगे, ऑर्थो स्थिति कहेंगे। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये दोनों जो स्थितियां हैं वो किसकी स्थिति कहलाती है, ऑर्थो स्थिति कहलाती है। ये वाली जो कार्बन की स्थिति है, यानी इसके सापेक्ष तीसरा कार्बन, ये आपका कार्बन नंबर इसको 1 ले लो तो ये कार्बन नंबर 2 हो गया, तो इसके सापेक्ष तीसरा यदि कार्बन है, तीसरा आपका ये कार्बन है, तो वो जो स्थिति है, इधर भी तीसरा हो सकता है, आप किसी रूप में लो, तीसरा जो कार्बन है वो किसकी स्थिति को दर्शाएगा, यहां पर वो मेटा स्थिति दर्शाता है। कौन सी दर्शाएगा, मेटा स्थिति दर्शाएगा। जबकि इसके जस्ट अपोजिट ये वाला जो स्थिति है, इसके जस्ट अपोजिट ये स्थिति पर यदि कोई हेलो समूह लगा हुआ है तो उस समूह को क्या कहा जाता है, उसको पेरा समूह कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, पेरा समूह है, पेरा समूह है। तो ये है ऑर्थो, मेटा और पेरा स्थिति, यानी एक हेलो समूह को फिक्स मानकर उसके जस्ट पास वाला क्या कहलाता है, ऑर्थो कहलाता है। ये हो चाहे ये हो, जस्ट इसका तीसरा जो कार्बन होता है वह कौन सा कहलाएगा, वो मेटा कहलाएगा। ये कौन सा आपका, मेटा का है। इसके जस्ट अपोजिट जो होता है वो किसकी स्थिति कहलाती है, पेरा की स्थिति कहलाती है। तो ऑर्थो, मेटा और पेरा जो नाम है वो किस में लिए जाते हैं, आपके जो कॉमन नेमी कल्चर करते हैं इनमें इनको काम में लिया जाता है। अब अगला एग्जांपल मैं लेता हूं और उसके आधार पर इसको ऑर्थो, मेटा स्थिति के कॉमन नेम और उसका आईपीसी नेम दोनों अपन साथ में करते हैं। चलिए, ये आपका एरोमेटिक कोई कंपाउंड, ये आपका कौन सा, इतना नाम मुझे तो आपके कौन सा क्लोरोबेंजीन हो गया। इस क्लोरोबेंजीन के सापेक्ष यहां पर क्या लगा हुआ, एक और हेलो समूह लगा हुआ है, तो इसका आपको नाम देना है। तो इसका नाम देंगे तो इसका कॉमन नेम, सबसे पहले कॉमन नेम क्या आ जाएगा, कॉमन नेम देखो क्या आएगा इसका,
अब यहाँ पर पहले आपको देखना है कि चाहे इसको फिक्स कर लो या इसको फिक्स कर लो, एक किसी हेलो समूह को यहाँ पर क्या कर लो, फिक्स कर लो। इसको जब आपने फिक्स कर लिया, इसको जब फिक्स कर लिया तो दूसरी की स्थिति किसके साथ बन रही है उसके आधार पर आपको बताना है। साथ में आपको कहा हुआ है कि जब स्थिति हेलो समूह की हो, एक हो, तो एक के लिए क्या लिखा जाता है, मोनो लिखा जाता है। दो के लिए क्या लिखा जाता है, डाई लिखा जाता है। तीन के लिए क्या लिखा जाता है, ट्राई लिखा जाता है। और चार के लिए क्या लिखा जाता है, टेट्रा इसी प्रकार। पांच के लिए आपका क्या आएगा, पेंटा आएगा। तो यहाँ पर कितने क्लोरो समूह, दो क्लोरो समूह है। तो एक की दूसरे के सापेक्ष स्थिति क्या है, उस स्थिति को यहाँ पर दर्शाना है। तो यहाँ पर देखो कौन सी बताई थी मैंने, जस्ट पास वाले कार्बन पर दूसरा हेलो समूह लगा हुआ है, इसके फिक्स करने पर चाहे एक्स को फिक्स कर लो तो ये पास वाला हो गया, और इसको फिक्स किया तो ये पास वाला हो गया। तो कौन सी स्थिति आपकी है, ऑर्थो की है। किसकी स्थिति है ये, ऑर्थो स्थिति है। ऑर्थो के साथ ऑर्थो स्थिति ना, तो ऑर्थो के लिए क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, कॉमन नेमिकल्चर की बात कर रहा हूं। तो ऑर्थो आपका दो क्लोरीन है, तो दो के लिए क्या आएगा, डाई। ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, ये इसका क्या हो गया, सामान्य नाम हो गया, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, ये मतलब कि उसकी स्थिति दर्शानी है कि दूसरा क्लोरो कॉमन के नेम में, कॉमन को आप किसी रूप में लिख सकते हो, इसके लिए कोई वैसे फार्मूला नहीं किया हुआ है। तो यहां पर ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, इसका क्या हो गया, सामान्य नाम हो गया। इसी को आपको यदि आईयूपीएसी नाम देना है, आईयूपीएसी नेम इसको आपको देना है, तो वो किस आधार पर देंगे। अब देखो यहां पर जो क्लोरो समूह जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए जब दो या दो से अधिक हेलो समूह है तो कार्बन की संख्या का आपको सबसे पहले नामांकन करना है, कार्बन की संख्या। अब चाहे तो आप इसको नंबर 1 दे सकते हो, चाहे इसको नंबर 1 दे सकते हो। तो चलो मैं इसको नंबर 1 देता हूं, नंबर कार्बन 1, ये 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो कि कार्बन कौन जो हेलो समूह कौन कौन से पर लगा हुआ है, पहले पर और दूसरे पर लगा हुआ है। तो 1,2 दो है, तो दो के लिए क्या आएगा आपका, डाई। तो 1 2 डाई क्या लगा हुआ है, क्लोरो समूह, क्लोरो, साथ में क्या आएगा, जीन, बेंजीन है यहां पर, है ना, बेंजीन। तो 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन, इसका क्या हो गया, आईपीएसी नाम हो गया, 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो ये किसका नाम हो गया, 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन का। अब चलो कि जो क्लोरो समूह यहां पर न होकर, अगले एग्जांपल इसी में बता देता हूं कि यहां पर ये न होकर यदि इसको मैं इस कार्बन पर यहां पर लगा दूं, Cl, इस पर इसको यहां पर लगा दिया, तो अब इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, वो देखो। अब एक के सापेक्ष दूसरे को आपने लिया, एक के सापेक्ष दूसरे को लिया, तो ये कॉमन नेम में कौन सी स्थिति पर आ गया, एम स्थिति पर आ गया, मेटा पर आ गया, ये इसके मेटा पर आ गया ना। चाहे इसको नंबर 1 दोगे तो ये मेटा पर आ गया, इसको दो तो ये मेटा पर आ गया। तो इसके लिए क्या आ गया, एम, क्या लिखोगे, एम यानी मेटा, डाई डाई, अब क्या क्लोरो है तो क्या आ गया, क्लोरो बेंजीन, 1 डाई क्लोरो बेंजीन। अब इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए 1 वो तो मेटा डाई क्लोरो बेंजीन आ गया। डाई का मतलब दो क्लोरीन समूह है, किस स्थिति पर है आपका, इसको फिक्स किया तो दूसरा किस पर है, मेटा स्थिति पर है। अब इसका नामांकन देंगे तो 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन, 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन। ये किसके लिए, इसके लिए। अब मैं चलो इसको यहां से उठाकर इसको यहां लिख देता हूं, यहां लिख दूं, तो अब नामांकन अपना क्या हो जाएगा, अब नामांकन का क्रम चेंज हो जाएगा। अब कौन सा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। मतलब कि प्रतिस्थापित दूसरा समूह है, उसको आपको क्या देने हैं, नंबरिंग कम नंबर में रखना है।
जहां तक हो सके उसको कम नंबर में उसको रखना है। तो कम नंबर में देंगे, इधर से आप रखोगे तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, इधर से रखा तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो इसका नामांकन अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसका नाम देंगे तो यही नाम वापिस आ जाएगा, इसकी सापेक्ष किस में आ गया, इसकी मेटा स्थिति पर ये आ गया। चलो क्लियर होता है। अगला देखो और एक एग्जांपल लेते हैं, यानी बहुत आसान तरीके से इसका नामांकन अपन कर सकते हैं यदि आपने जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर लिया। ये आपका Cl का है, ठीक है। अब मान लेता हूं कि यहां पर कोई दूसरा Cl समूह लगा हुआ है, अब इसका नामांकन देना है तो इसका कॉमन नेम इसका क्या आ गया, देखो इसके सापेक्ष विपरीत है, इसका मतलब कॉमन नेम में कौन सी स्थिति आ गई, पेरा स्थिति आ गई। पेरा क्या आ गई, तो क्या लिखेंगे, पेरा 2 है तो क्या लिखेंगे, डाई, पेरा डाई क्लोरो बेंजीन, पेरा डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है। अब इसका आपको आईपीएससी नाम देना है, तो आईपीएससी के लिए क्या है, नामांकन करो आप, कार्बन का नामांकन चाहे इस ओर से करो चाहे इस ओर से करो, इसको प्रॉपर नंबर मिलने वाले हैं, तो 1 2 3 ये 4 5 और 6, तो क्या आ जाएगा 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन, 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन, इसका क्या आ गया, आईपीएससी नाम आ गया। चलो समझ में आई बात इस नामांकन की। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना था, क्या बताया था आपको, दोबारा देख लो एक बार, नियम है वापिस आपके दिमाग में आ जाएंगे। प्रतिस्थापित समूह है उसको आपको क्या देना है, नंबरिंग देनी है। तो क्या करोगे कि सबसे कम नंबर मिलने चाहिए, इधर से दोगे तो 1 2 3 4, क्लोरीन को कितना नंबर मिल रहा है आपका, 2 नंबर, इधर से करोगे तो इसका 3 नंबर मिल रहा है, तो नामांकन किधर से देना आपको, इसका इधर से देना है। तो एल्किल है, एल्किल हेलाइड है, तो एल्किल हेलाइड के लिए आपको क्या बताया था, पहले हेलो समूह है और फिर एल्किल समूह है। तो हेलो समूह कौन से कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर, तो 2 क्लोरो कितने कार्बन की श्रृंखला है, 4 कार्बन की, तो 4 कार्बन के लिए क्या काम में लिया जाता है, 2 क्लोरो ब्यूटेन, क्या आ जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब यदि इसका आपको कॉमन नेम लिखने के लिए कहे, इसका कॉमन नेम लिखने के लिए कहे, तो इसका कॉमन नेम क्या आएगा, कॉमन नेम किसी ने नहीं लिखा, इसका कॉमन नेम क्या आ गया, कॉमन नेम बताओ देगा, कॉमन नेम दूसरे पे है, तो ये कौन सी डिग्री का हाइड्रोजन हो गया, प्राथमिक का, द्वितीयक का, तृतीयक का, 3 डिग्री बताई थी ना मैंने, कौन कौन सी थी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो पहले में आपका केवल हेलो समूह से जुड़ा कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, इसमें हेलो समूह से जुड़ा कार्बन 2 अन्य कार्बन के साथ, और इसमें हेलो समूह से जुड़ा कार्बन अन्य 3 कार्बन समूह के साथ। तो यहाँ पर किसके साथ है, ये दूसरे कार्बन के साथ है, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, कॉमन नेम इसका क्या आ जाएगा, सेकेंडरी यानी द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम है। चलो इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम इसका क्या, आप कौन सी स्थिति में देखो, इसका कॉमन नेम बताओ देखो, देखो ये कौन सी स्थिति हो गई, नॉर्मल आइसो नियो, 3 नाम दिए थे ना अपने, नॉर्मल आइसो नियो, तो ये किसमें आपकी नियो स्थिति का है, ये किस स्थिति का आपका नियो, तो क्या कहेंगे नियो 1 2 3 4 5 है, 5 आपके क्या है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है, तो क्या कहेंगे पेंटिल, एल्किल लिखते हैं ना उसमें, तो ये क्या गया पेंट है तो पेंटिल, प्रतिस्थापी क्या है ब्रोमीन, तो क्या आ जाएगा ब्रोमाइड,
नियोपेंटिल ब्रोमाइड, ये तो इसका सामान्य नाम हो गया। अब इसका आपको देना है आईपीएसी नाम। तो इसका आईपीएसी नाम आपको देने के लिए क्या करना, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना। तो लंबी श्रृंखला का यहां पर चयन करेंगे तो क्या श्रृंखला बन रही है आपकी, ये बन रही है 1 2 3, इधर से लोगे तो 1 2 3, इधर से लोगे 1 2 3, 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला बन रही है। क्लियर होता है। अब देखो नामांकन देना है तो यहां पर देखो दो दो प्रतिस्थापी है, एक आपका Br का है और दूसरा CH3 का है, ये भी प्रतिस्थापी है, ये भी प्रतिस्थापी है। तो इन प्रतिस्थापियों को नामांकन देने के लिए, इसका नाम देने के लिए क्या करते हैं कि जो अपने वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले प्रतिस्थापी आता है उसको कहां लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है, और दूसरे नंबर पे आता है उसको बाद में लिखा जाता है। तो ये ब्रोमो पहले आ रहा है, बी पहले आ रहा है, मेथिल एम बाद में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो। अब दूसरे प्रतिस्थापी, सेकेंडरी प्रतिस्थापी ये हो गए, तो इसके लिए क्या आएगा 2 डाई 2 डाई, कौन से समूह, मेथिल समूह है, तो 2 डाई मेथिल, 2 डाई मेथिल। अब 1 2 3, तो 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला के लिए क्या आता है आपका, प्रोपेन आता है। तो 1 ब्रोमो 2 डाई मेथिल प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। 1 ब्रोमो पहले पर ब्रोमीन, 2 दूसरे पर डाई 2 मेथिल समूह मेथिल प्रोपेन, तो ये इसका नाम। अब इसका नाम देखो क्या होगा, इसके नाम में आपको एक बात मैं बता देता हूं कि कोई भी आपका जो बेंजीन वलय है और बेंजीन वलय पर यदि ये समूह लिखा हुआ है CH3, ये समूह जैसे अपने CHCl है, यानी ये वाला समूह हो तो इसको क्या कहते हैं, सामान्य में क्लोरोबेंजीन कहते हैं ना। तो उसी प्रकार से यदि आपका ये समूह लिखा हुआ है, ये समूह CH3 यहां पर प्रतिस्थापी लिखा हुआ है, तो उसको टॉलुइन कहा जाता है। याद रखना, ये कॉमन नेम, सामान्य कॉमन नेम है, इनको हमेशा के लिए याद रखना। इसको क्या कहा जाता है, टॉलुइन कहा जाता है। जैसे इसको क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन कहते हैं ना, ये क्लोरोबेंजीन, तो इसी प्रकार से ये क्या कहलाता है, टॉलुइन कहलाता है। तो इसी के आधार पर इसका कॉमन नेम भी देना है और उसका क्या देना है आपको, आईपीएसी नाम भी देना है। तो कॉमन नेम में इसको अपन क्या लिखेंगे, इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे। अब देखो एक को स्थायी मानेंगे, दूसरा किस स्थिति पे है, ऑर्थो स्थिति पे है, दूसरा किस पे है, ऑर्थो, तो इसको क्या कहें कि ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन, क्या कहते हैं इसको, ऑर्थो क्लोरो, ये आपका स्थायी हो गया। तो ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन, ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन, इसको स्थायी कर दिया तो ये किस स्थिति पे आ गया, ऑर्थो पे आ गया। तो ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन की ऑर्थो स्थिति पर क्लोरीन हेलो समूह जुड़ा हुआ है और पीछे आपका क्या है, टॉलुइन है। अब इसी का यदि आपको आईपीएसी नाम देना है, आईपीएसी नाम इसका दें तो वो देखो किस प्रकार से देंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपका, इसका आपको आईपीएसी नाम देना है। Cl और CH3 दे सकता हूं, दो प्रकार से इसको नामांकित कर सकता हूं। ये मेथिल समूह है, ये क्लोरो समूह है। तो जब इस कार्बन की हम स्थिति देखेंगे तो ये प्रथम, ये आपका द्वितीयक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। क्लोरीन C जो आता है पहले नंबर पे आता है, मेथिल आपका बाद में आता है, तो इसको नंबर 1 दिया। अब इसका नाम लिखे तो 1 क्लोरो, देखो क्या है 1 क्लोरो मेथिल कौन से कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पर, तो क्या लिखेंगे 2 मेथिल, पूरी वलय किसकी बच गई, बेंजीन की, तो क्या कहेंगे बेंजीन, 2 मेथिल बेंजीन। तो 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन के रूप में इसको नाम लिखा जाएगा। या इसको यूं भी लिख सकते हैं 2 क्लोरो टॉलुइन, क्या लिख दें 2 क्लोरो टॉलुइन,
ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों प्रकार से इसका नामांकन किया जा सकता है। चलो, ये था हेलो एल्केनो का नामांकन। ठीक है, समझ में आया है तो कमेंट्स करके बताओ, फिर आगे वाला टॉपिक मैं करवाता हूं। अगला अपना है CX आबंध की प्रकृति। CX आबंध की प्रकृति। CX बंध यानी कार्बन और हेलोजन जो बंध है उसकी प्रकृति क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। अब देखो, CX आबंध की प्रकृति यहां पर क्या है, मतलब C का मतलब है आपका कार्बन, C का मतलब किससे, कार्बन से। X का मतलब है हेलोजन, हेलोजन कि कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बंध है, यानी यही तो अपन लिख रहे हैं CH3X, ये लिख रहे हैं, या यूं लिखे CX H और H। तो यहां पर इस कार्बन और इस हेलोजन समूह है, हेलोजन समूह यहां पर कौन सा है, F है, Cl है, Br है, I है। इसके बीच का जो बंध है उस बंध की प्रकृति क्या होगी यहां पर, तो उस बंध की प्रकृति को समझने के लिए आपको पता है कि कार्बन और हेलोजन समूह की जो विद्युत ऋणताएं हैं, उन विद्युत ऋणताओं में बहुत अंतर होता है। क्या कहा मैंने कि आपका यहां पर कार्बन व हेलोजनों की विद्युत ऋणता जो है, विद्युत ऋणता उसमें काफी अंतर होता है, अंतर होता है। और उस अंतर के कारण, जो अंतर होता है उस अंतर के कारण इसमें कुछ विशेष प्रकार के जो गुण हैं वो प्रदर्शित होने लग जाते हैं। तो यहां पर अपन देखें तो विद्युत ऋणता क्रम में जो आपका कार्बन है, उस कार्बन की जो विद्युत ऋणता है, जो कार्बन है उसकी विद्युत ऋणता होती है 2.5 मान के बराबर। इसी प्रकार से क्लोरीन है तो उसकी आपको पता है कितनी होती है, 4। क्लोरीन है उसकी होती है 3, ब्रोमीन है उसकी 2.8 और आयोडीन है उसकी होती है 2.5। इनकी विद्युत ऋणताओं में काफी अंतर होता है। क्लोरीन की कितनी बताई मैंने, 2.5 विद्युत ऋणता होती है, फ्लोरीन की 4 बताई, क्लोरीन की 3 बताई, ब्रोमीन की 2.5 बताई और आयोडीन की ब्रोमीन की 2.8 बताई और आयोडीन की 2.5 बताई। तो इस विद्युत ऋणता के अंतर के कारण, इस विद्युत ऋणता में अंतर के कारण यहां पर ये जो बंध बना हुआ है, यहां पर ये जो बंध बना हुआ है किस किस के बीच में, ये बंध जो कार्बन और हेलोजन के बीच आपका ये जो बंध है, इस बंधु में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है उसमें असमानता आ जाती है। क्या कहा कि ये हेलोजन समूह है, ये आपका कार्बन समूह है, इन दोनों की विद्युत ऋणताओं में अंतर होता है और उस अंतर के कारण दोनों परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का असमान वितरण होता है। और असमान वितरण होने पर क्या होगा कि एक तत्व पर आंशिक धनावेश आ जाता है, एक पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। मतलब इसकी विद्युत ऋणता अधिक है, इसकी विद्युत ऋणता कम है। तो इसलिए हेलोजन समूह क्या करेगा, इस कार्बन समूह के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। अपनी ओर खींचने पर इस पर क्या आ जाता है, आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, आंशिक नेगेटिव चार्ज आ जाता है इसके ऊपर, और इसके ऊपर आपका आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कि जो कार्बन है उस कार्बन के ऊपर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हेलोजन समूह पर आंशिक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आंशिक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्यों आया, इसका कारण मैंने आपको बताया कि दोनों की विद्युत ऋणताओं में क्या होता है, अंतर होता है। हेलोजन की विद्युत ऋणता अधिक होगी और कार्बन की विद्युत ऋणता कम होगी, जिससे जो हेलोजन है, हेलोजन परमाणु है, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। इस विद्युत ऋणता में अंतर के कारण, इस विद्युत ऋणता में अंतर के कारण दोनों के बीच का जो बंध बनता है, इस बंध की जो प्रकृति है
वह प्रकृति ध्रुवीय संयोजक बंध की हो जाती है। यहां जो बंध की प्रकृति है वो किस प्रकार की हो जाएगी? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की हो जाएगी। समझ में आई बात? कार्बन हेलोजन समूह है, तो कार्बन हेलोजन समूह है, इस रूप में जुड़ा रहता है, कार्बन के साथ हेलो समूह है। कार्बन हेलोजन विद्युत ऋणताओं में क्या होता है? अंतर होता है, जो मैंने यहां पर बता दिया कि इसके इतना मान इसमें होता है विद्युत ऋणताओं का। इस अंतर के कारण दोनों तत्वों के बीच, कार्बन और हेलोजन के बीच इलेक्ट्रॉन का असमान वितरण होगा, और असमान वितरण से हेलोजन समूह पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन समूह पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस चार्ज की उपस्थिति के कारण ये जो दोनों के बीच का बंध बना है, ये बंध किस प्रकार का हो जाता है? ध्रुवीय संयोजक बंध हो जाता है। किस प्रकार का बंध हो जाएगा? ध्रुवीय संयोजक बंध हो जाएगा। और इस ध्रुवीय संयोजक बंध के कारण जो एल्किल हैलाइड हैं, जो एल्किल हैलाइड हैं, उन एल्किल हैलाइडों में डाइपोल मोमेंट आ जाता है। एल्किल हैलाइडों में डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है। इस बंध के कारण इसमें क्या आ जाता है? आपका द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको यहां पर समझनी है अच्छे प्रकार से। तो चलो इतनी बात बताई, समझ में आई आपके? कमेंट्स करके बताओ देखें कि CX बंध की अबंध प्रकृति है वो किस प्रकार से होती है। चलो बताइए कमेंट्स करके। अब इसी से संबंधित दो में जो बातें हैं वो आपको और बता देता हूं। देखिए, आपका जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, टेबल है उस एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आपका जो हेलोजन समूह है, हेलोजनों के आकार में क्या होती है? वर्दी होती है। क्या कहा मैंने? कि जब आप एक पीरियोडिक टेबल के एक वर्ग में जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हेलोजन परमाणु के आकार में क्या होती है? वर्दी होती है। उस वर्दी के कारण क्या होता है? इसके कारण होगा क्या कि जो CX बंध है, जो CX बंध है, CX बंध की लंबाई बढ़ती जाती है, लंबाई बढ़ती है, ये आपको याद रखना है। क्या कहा? पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में जब आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है? आकार में वृद्धि होती है। आकार में क्यों वृद्धि होती है? क्योंकि प्रत्येक बार जो उसकी ऊर्जा स्तर है, क्वांटम संख्या, उसके मान में बढ़ता है। तो इस आकार में वृद्धि के कारण जो CX बंध की लंबाई है, जो CX बंध की लंबाई है वो क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। कैसे? इसका क्रम क्या हो जाएगा CX बंध लंबाई का? कि CF से ज्यादा किसकी होगी? CL, CBr और किसकी? CI। मतलब इसके बंध की लंबाई सबसे क्या होगी? अधिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका आकार क्या होगा? अधिक होगा। कार्बन का आकार सभी में क्या बराबर है? यहां पर क्लोरीन का आकार इतना है, इसमें यहां पर आकार और बढ़ गया, यहां पर आकार क्या हो गया? और बढ़ गया। और यहां पर क्या होगा? जो आकार है वो आपका और अधिक बढ़ गया। तो उसके कारण इसकी जो बंध लंबाई है वो बंध लंबाई के मान में लगातार क्रमशः एक क्रम में क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाती है। तो ये आपको याद रखना। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप ये जो बंध आपका बना है, उस बंध के कारण, ये जो बंध बना है उस बंध के कारण जब आप अप टू डाउन आओगे पीरियोडिक टेबल में तो उसकी जो आयनन ऊर्जा है, उस आयनन ऊर्जा में आपकी क्या आती है? कमी आती है। और आयनन ऊर्जा में कमी आने के कारण जो किसमें कमी आती है यहां पर? कि जो आयनन ऊर्जा है, या यूं कहेंगे बंध ऊर्जा भी कह सकते हैं इसको, क्या कहेंगे? बंध ऊर्जा। तो बंध ऊर्जा में इसकी क्या आती है? कमी आती है। तो कमी आने के कारण तो उसकी बंध वियोजन ऊर्जा है,
उसकी बंध वियोजन ऊर्जा, उसका क्रम क्या हो जाएगा, यानी बंध वियोजन ऊर्जा। ये क्रम आपको याद रखना है, ये परीक्षा में आपको पूछा जाता है कि इसकी वियोजन ऊर्जा का क्रम क्या होगा। तो बंध वियोजन ऊर्जा क्रम, वो क्रम क्या आ जाएगा, ये आपका है Cx ग्रेटर देन CCl ग्रेटर देन CBr और ग्रेटर देन CI। ये इसका क्या हो जाएगा, वियोजन ऊर्जा का क्रम हो जाएगा। ठीक है, अगला एक क्रम आपको और याद रखना है, इसकी द्विध्रुव आघूर्ण का क्या क्रम होगा। अभी मैंने बताया आपको कि द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो उस द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम क्या होगा, वो भी इसका यही होगा कि CF ग्रेटर देन CCl ग्रेटर देन CBr और ग्रेटर देन CI। ये इसका क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, उसका क्रम होगा, क्योंकि CF का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक क्यों होगा, क्योंकि जो हैलोजन समूह फ्लोरीन है उसकी विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है, और अधिक होने के कारण इसमें ध्रुवीय गुण सबसे अधिक होंगे, और ध्रुवीय गुण अधिक होने के कारण क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी इसमें क्या होगा, अधिक होगा। तो ये जो बिंदु है, तीनों जो बिंदु आपको मैंने बताए, ये आपको साथ में याद रखने हैं, और इसका क्रम जो है वो आपको याद रखना है। तो चलिए आज की क्लास में इतना। अगली जो अपनी क्लास होगी वो हेलोजन के जो व्युत्पन्न है या एल्केन के व्युत्पन्न है, उस एल्केन व्युत्पन्नों का विरचन किस प्रकार से किया जाता है, उसका प्रिपरेशन किस प्रकार से करते हैं, हेलो एल्केन को बनाया कैसे जाता है, उन सब के बारे में एक आसान से जो सरल ट्रिक है, उन ट्रिक के आधार पर और अभिक्रिया मैकेनिज्म के आधार पर इसको पढ़ेंगे। तो क्लास में आप जरूर बने रहिए। धन्यवाद।